हेलो बच्चों, मैं साहिद सर आज आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास की साइंस की चैप्टर 1 का फुल सॉल्यूशन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है यहाँ पे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और आप यही अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे सारे चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, मतलब कौन वाला बैलेंस है। तो संतुलित का मतलब जो आपके पास इस साइड वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इधर एक m है, इधर एक m है, इधर आपके पास दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो ये भी आपका बैलेंस नहीं है। यहाँ का देखिए F है, ठीक है, Cl2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो ये तीनों में से कोई बैलेंस नहीं है। बैलेंस आपका देखिए Zn, देखिए यहाँ एक Z है ना, तो यहाँ पर भी Zn है, यहाँ H2 है तो यहाँ पर भी H2 है, यहाँ S1 है तो यहाँ पे S1 है, यहाँ O4 है तो यहाँ पर भी O4 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाता है? डी जाता है। तो अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप देख के बता सकते हो कि ये आपका बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि बिना बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग बोलते हैं CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में निष्क्रिय गैस के वातावरण में पैक किया जाता है। मतलब कि हम लोग जो चिप्स खाते हैं, कोई भी चिप्स खाते हैं या कुरकुरे या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसमें आपकी हवा काफ़ी ज़्यादा भरी होती है। हवा इसलिए भरी होती है ताकि उसके अंदर में आपका वो सामान जो भी मटेरियल है वो ख़राब ना हो। तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है जो कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, वो सामान को ख़राब होने नहीं देता। तो उसके अंदर में कौन सी गैस होती है? आपका नाइट्रोजन गैस होती है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं? वो अभिक्रिया जिसमें आपका उपचयन और अपचयन दोनों हो। उपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आपका मिल जाए या हाइड्रोजन आपका हट जाए तो उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अपचयन उसको बोलेंगे कि जिसमें आपके पास ऑक्सीजन हट जाए या फिर आपके पास हाइड्रोजन आपके पास मिल जाए, तो उसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पर बोला कि रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें आपको बताना है कि कौन उपचयित हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है। तो अब हमको उपचयित हम बोलेंगे कि जैसे हमारे पास ZnO है और यहाँ पे क्या है C है, तो ये O आपके पास यहाँ मिल गया इस वाले साइड में, यानी कि जब इसके साथ आपके पास कोई मिल जाता है तो उसको अपचयित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचयित बोलेंगे। तो कौन अपचयित हो रहा है? C अपचयित हो रहा है। ठीक है, कौन अपचयित हो रहा है? आपके पास कौन उपचयित हो रहा है? आपके पास C अपचयित हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन सब लोग बात करेंगे, मैग्नीशियम को वायु में जलाने से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। जैसे मैग्नीशियम हमारे पास कोई धातु है, उसके साथ ऑक्सीजन आपके पास मिल जाए तो ये क्या हो जाता है? MgO बनाता है। इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगा देते हैं, इधर भी 2 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाए? आपका बैलेंस हो जाएगा। मीन्स आपके पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो मैं मान लेता हूं A और B कोई है और C और D कोई हमारे पास यौगिक दिया हुआ है। अब क्या करता है कि इसमें मान लेता हूं कि C बहुत क्रियाशील है तो B के पास चला गया और A बाहर निकल के D के पास आ गया। मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा? C B हो जाएगा और A D हो जाएगा। एक बार विस्थापन हुआ और ये दूसरी बार विस्थापन होगा, तो इसको द्विविस्थापन बोलेंगे। तो इस वाले समीकरण में कौन वाला है उसको बताना है। तो यहां देखिए KBr और Cl2, तो यहाँ पे Cl2 चला गया लेकिन Br किसी के पास नहीं गया, तो ये द्विविस्थापन नहीं हुआ। ठीक है, इसको सिंपल बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया।
F और ES मिल गया तो आपके पास FeS बन गया। तो ये क्या हो गया, आपस में मिल जाता है, उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यहां पे देखिए CuSO4 H2S, तो यहां पे H यहां चला गया और Cu यहां आ गया, तो CuS हो गया, H2SO4 बन गया। यानी कि एक यहां से गया तो दूसरा यहां पे आ गया, तो इसको द्विविस्थापन हो रहा है, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C होगा। अब हमारे पास अगला बोला गया है Cu प्लस Cu है, ये 2 नहीं है, Cu प्लस O2, ये आपके पास क्या बनता है, Cu बनता है। ये किस तरह का अभिक्रिया है, तो अगर आपके पास ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनता है तो उसमें कुछ एसिड होता है जो लैक्टिक एसिड होता है, और उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। तो एसिड क्या हो गया आपके पास, रासायनिक हो गया। तो दूध से दही बनना क्या हो गया आपका, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है कि समीकरण, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ भी है इस टाइप का क्वेश्चन, CaCO3, आप इसका ये 2 पार्ट में टूट गया है। तो ये किस तरह का अभिक्रिया हुआ, जब हमारे पास 2 मिल जाना, जैसे A और B मिल गया तो क्या हो गया, AB हो गया या कोई C बन गया। ठीक है, AB बन गया, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अगर A है और वो अगर B प्लस C में अगर टूट गया तो वो कौन सा हो जाता है अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका क्या जा रहा है, इस तरह का समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है कि CuZn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस तरह का अभिक्रिया है। तो देखिए आपका Zn ज्यादा अभिक्रियाशील होता है किससे, Cu से। तो ये यहां गया, इसके पास आ गया, Cu बाहर निकल गया, तो ZnSO4 Cu हो गया। तो एक विस्थापन हुआ और ये किसी के साथ नहीं हुआ, तो एक विस्थापन हुआ, उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। तो हमने 10 MCQ किए हैं। इस 10 MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर करना चाहिए, ये बोर्ड के एग्जाम में आने के काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है वायु के जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। तो मैग्नीशियम अगर ऐसे हवा में अगर रखते हैं, नॉर्मल जगह पर रखते हैं, तो उस पर एक ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, और अगर उसको हम जलाएंगे तो वो आसानी से जलती नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा अगर हमारे पास मैग्नीशियम का कोई एक रिबन है तो उसको इसमें एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा जाता है, लेयर चढ़ जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, सैंड पेपर, घिसने वाला पेपर है, तो उससे हमको साफ कर देते हैं, तो एक शाइनिंग पार्ट आपको दिखाई देगी। अब उसको आप जलाओगे, चाहे आप लाइटर की हेल्प से जलाओगे या फिर बर्नर के हेल्प से जलाओगे, तो वो जलने लगेगी और एक सफ़ेद कलर के बहुत ही ज़्यादा लाइट वाला जनरेट करेगी। तो आपका कैसे बनता है, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, MgO बनाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये से क्लियर, ये इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी मैग्नीशियम रिबन है तो उसको हम जलाने से पहले उसको हम साफ करेंगे। इसलिए साफ करेंगे क्योंकि वो जलने में आसानी हो, ताकि हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आप क्या करोगे, एक हमारे पास इस तरीके से एक ट्यूब ले लेते हो, और ट्यूब में हमारे पास यहाँ बगल में एक कील ले लेते हो, कील टाइप का, ये भूरा कलर का होता है। किस कलर का होता है, भूरा कलर का होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 का हमने एक विलयन ले लिया। अब इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर होता है नीला होता है। क्या होता है,
नीला होता है। जब इसको आप डालोगे, जब इसको अगर आप डालते हो तो देखिए FeCu से ज़्यादा क्रियाशील है तो Cu बाहर निकल जाएगा, उसके जगह में Fe आ गया, FeSO4Cu आपके पास हो गया। तो इसका रंग जो है, ये जो विलयन जो आपके पास था जो नीला कलर का था, वो हल्का हल्का नीला रंग को खोने लगता है। तो ये होता है कि अगर आप लोहे कील को कॉपर के सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि आपका आयरन ज़्यादा क्रियाशील होती है कॉपर के साथ, तो ये आपके पास कॉपर को हटा के खुद आयरन उसके पास चली जाती है, जिसके वजह से उसका रंग क्या हो जाता है, धीरे हल्का सा नीला रंग क्या हो जाता है, फीका होने लगता है। अब अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? दो तरह का अभिक्रिया होता है, एक ऊष्मा शोषी, एक ऊष्मा छेपी। जब किसी का अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा का जरूरत पड़ती है, जब कोई भी अभिक्रिया कराना चाहते हैं तो उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तो उसका ऊष्मा शोषी बोलेंगे, और अगर अभिक्रिया होने के बाद अगर ऊष्मा उसमें से निकलती है तो उसको ऊष्मा छेपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्मा छेपी बोलेंगे। तो जब हम श्वसन करते हैं, जब हम लोग क्या है कि जैसे हम क्या बोल सकते हैं, रोज़मर्रा जिंदगी के हमें जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? खाने से मिलेगी। तो अगर हम खाना खाते हैं, उस खाने का जब हम लोग खाना खाते हैं वो खाना आपका छोटे छोटे कण में टूटने लगता है। जब वो खाना छोटे छोटे कण में टूटने लगता है, जैसे चावल है, आलू है, ब्रेड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट टूटने लगता है, ग्लूकोज में टूटने लगता है, और ग्लूकोज में टूटने के वजह से हमारे जो हमारा जो कोशिका है, उस कोशिका में ऑक्सीजन जो होती है उसके साथ अभिक्रिया करती है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ अभिक्रिया हुआ और हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऊर्जा। तो जब हम कभी भी ऊर्जा, जब जैसे हम लोग खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने से हमारे पास क्या होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो हमने लिया था वो छोटे छोटे कण में वो आपका ग्लूकोज में टूटने लगता है, और ग्लूकोज में टूटने के दौरान में क्या होता है कि आपके पास क्या हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है और साथ में ऊर्जा का निर्माण करता है। और ऊर्जा का निर्माण करता है तो ये हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है। जैसे आप सांस लेते हो, सांस जब छोड़ते हो तो क्या हो जाता है? नाक में थोड़ा सा गर्म हवा आपको निकलती है। मतलब श्वसन, ये जो श्वसन होने के बाद क्या हो गया? ऊष्मा निकला, इसलिए इसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया। क्या है वियोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे मैंने मान लिया A था और B था, ये आपस में मिलके क्या बनाया? AB बनाया। जैसे हमारे पास Mg है और O है, ये आपस में मिलके क्या बनाया? MgO है। यानी कि दो जब आपस में मिल जाता है तो एक का निर्माण करता है, एक पदार्थ का निर्माण कर, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जिसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो था, मिल गया, एक बना, तो जब दो मिलके एक बनता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया क्या है? मान लेते हैं A है, ये आपका टूट के B और C बन गया, तो संयोजन अभिक्रिया दोनों मिलके आपके पास एक बन गया, और ये एक था वो टूट के आपके पास दो बन गया या दो से ज्यादा बन गया। उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसमें अगर हम ऊष्मा देते हैं तो क्या हो जाता है? CaO + CO2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये आपका एक था, दो में टूट गया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? वियोजन अभिक्रिया। अब दूसरा हमारे पास है लेड नाइट्रेट है, ये इसमें अगर ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? ये टूट जाता है और लीड ऑक्साइड बनता है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ये आपका क्या करता है, एक जो था वो 3 पार्ट में टूट गया। तो जब आपका 2 या 2 से ज्यादा मिलके एक बना दे तो उसको संयोजन बोलेंगे, या फिर आपका एक टूट के 2 या 2 से ज्यादा में बन जाती है तो उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, मिलके एक बनता है, और वियोजन अभिक्रिया में एक टूट के आपका 2 या 2 से ज्यादा में बनता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए इसको विपरीत बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन से बोलते हैं कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इसका अभिक्रिया लिखिए। अच्छा, जो हमारे पास सिल्वर होता है इससे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, कॉपर है। तो इसको इसके पास लाते हैं, इसके विलयन में डालते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये बाहर निकल जाएगा और ये अंदर आ जाता है, तो ये कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, ऑक्सीजन ये आपका सिल्वर बन जाता है। तो इस तरह से इसका अभिक्रिया होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और इसे उदाहरण दीजिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए और बी कोई है और सी और डी है हमारे पास, और ये आपस में अभिक्रिया होने के बाद में ये ए ज़्यादा क्रियाशील है सी से, तो सी को हटा के सी हटा दिया और डी के जगह पे चला गया, मीन्स ए डी बन गया, और सी कहाँ चला गया, बी पे, तो क्या हो गया, सी बी बन गया। इस तरह का अभिक्रिया हुआ। तो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया जब होता है तो उसमें एक सफ़ेद कलर का अवक्षेप, मतलब कि एक ऐसा पदार्थ जो पानी में नहीं घुलता है, वो क्या होता है आपका परख नली में या फिर ट्यूब में आपका नीचे में जमा हो जाती है, उसी को अवक्षेप बोलते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट है, आपके पास बेरियम क्लोराइड है, ये आपस में अभिक्रिया करने के बाद बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना, तो यहाँ पे अवक्षेप क्या बना है आपके पास, बेरियम सल्फेट बना। ये बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, ये अपने आप नीचे जाके बैठ जाते हैं, ये पानी के साथ घुलनशील नहीं होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उसमें डालने से चिप्स के अंदर के जो सामान है, जो खाने का सामान है, वो खराब नहीं होती, इसलिए क्या डालते हैं, चिप्स के अंदर में नाइट्रोजन गैस डालेंगे जिससे अंदर का सामान खराब ना हो। अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। एक्स का उपयोग किसके लिए, सफेदी करने के लिए होता है। तो बोला गया एक्स का नाम क्या है, उसका सूत्र लिखें, और दूसरा बोला ऊपर में दिए गए पदार्थ का जल के साथ अभिक्रिया करें। तो जो सफेदी करते हैं ना, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जो आपके पास जिसको हम पोतने के लिए यूज़ करते हैं, घर में जो पोतते हैं सफ़ेद कलर का जो होता है, तो उसका वो जो होता है, ये आपका इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या होता है, CaO होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको जब पानी के साथ H2O के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH ट्वाइस हमारे पास बनता है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो पहला का आंसर क्या है आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको CaO बोलेंगे, और उसको जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, जब लोहे के कील को कॉपर के सल्फेट में, तो इसका हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। अब अगला हमारे पास है कि विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें से क्रियाशील धातु जो कम क्रियाशील धातु को हटा के
खुद उस जगह में आ जाती है। जैसे कॉपर सल्फेट है आपके पास, ओ जेड है, तो आपका जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो ये जाएगी इसके जगह पे ले लेगी और ये बाहर निकल जाएगी, तो क्या ZnSO4 और Cu होता है। तो क्या हो गया आपके पास, जो क्रियाशील धातु है जिंक है, उसने कम क्रियाशील धातु कॉपर को हटा दिया और उसके जगह में चला गया, जिससे क्या बना है, जिंक सल्फेट और कॉपर बना है। द्विविस्थापन क्या करता है कि दो आपके पास पदार्थ है, ये अपना आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम बोलेंगे सोडियम है, सोडियम यहां चला गया तो बेरियम यहां चला गया, तो एक जो तत्व है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देती है, तो कम क्रियाशील तत्व वो पहले वाले के जगह में चले जाती है, तो कितना विस्थापन हुआ, द्विविस्थापन हुआ, इसीलिए इसको द्विविस्थापन बोलते हैं। तो इसका मेन आपका डिफरेंस क्या हो गया कि ये आपका जो कम क्रियाशील है वो ज़्यादा क्रियाशील को हटा देती है, लेकिन ज़्यादा क्रियाशील अपना कम क्रियाशील अलग होने लगती है, अलग रहती है, लेकिन द्विविस्थापन में ऐसा नहीं होता। अब आगे का बात हम लोग करते हैं। अगला है ऑक्सीकरण के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, जिसके प्रत्येक दो उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन। उपचयन उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें अगर ऑक्सीजन मिल जाए या हाइड्रोजन हट जाए। मतलब कि मैं मान लेता हूं कि अगर मैंने बोल दिया Na और ये O2 है, मान लिया, ठीक है, तो ये अगर आपस में मिल जाता है, ठीक है, क्या बनता है, Na2O बनाता है। बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 आ गया, तो सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो क्या आ गया, Na4 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये हमने अगर इसको बैलेंस किया तो ये देखिए ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो जो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। या फिर आपका अगर ऑक्सीजन हट जाती है, जैसे हमारे पास ये अभिक्रिया को देखिए, ये Z1 था, ये आपका हट गया, देखिए यहाँ पे हट गया, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया। तो जब ऑक्सीजन आपके पास मिल जाना या हाइड्रोजन का हट जाना, उसको उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। या फिर ऑक्सीजन का हट जाना या हाइड्रोजन का मिल जाना, उसको क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है, रासायनिक अभिक्रिया जब दो तत्व आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसके गुण में, उसके रंग में, बहुत सारी चीज में परिवर्तन होती है, उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और ये बहुत से तरह का होती है। जैसे एक हम लोग यहाँ पे बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, एक बात करेंगे, दूसरा वियोजन अभिक्रिया बात करेंगे, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया बात करेंगे, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया बात करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो आपस में मिलकर एक नया चीज का निर्माण करता है तो संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जब एक दो पार्ट में टूट जाता है तो वियोजन अभिक्रिया, या दो से ज़्यादा चीज में टूट जाता है तो वियोजन अभिक्रिया, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन क्या होती है कि जब आपका एक क्रियाशील ने हटा दिया तो कम क्रियाशील वाला पहले वाले के जगह में चली जाती है, तो उसको द्विविस्थापन बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है। कि जब कोई अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के लिए आपको ऊष्मा की जरूरत होती है तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो हमारे पास कोई भी अभिक्रिया का अगर हम लोग बात करना चाहते हैं जिसमें आपका कि दो तत्व आपस में मिलेगा और एक नया चीज का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी बोलेंगे। मतलब ऊष्मा अगर उसमें देते हैं तो ऊष्माशोषी बोलेंगे, और ऊष्मा निकलती है तो उसको ऊष्माक्षेपी हम लोग उसको बोलेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये दो समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, इस समीकरण से हमें ये पता चल रहा है कि Cu प्लस O2 ये दोनों मिला कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना, ऊष्मा बनाया। तो अभिक्रिया करने के बाद में ऊष्मा मुक्त हुआ, निकला, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी
ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। जैसे यहाँ ग्लूकोज था ऑक्सीजन के साथ मिलके ये श्वसन वाला जो हमने डिस्कस किए, इसमें देखिए ऊष्मा बना, तो ये क्या हो गया हमारे पास जी, ऊष्माक्षेपी हो गया। लेकिन FeSO4 या फिर CaCO3 था, इसको जब मैंने तोड़ा था, जब ऊष्मा दिया था और ये टूटा था तो एक नया चीज का निर्माण हुआ था, ठीक है। उसी तरह से FeSO4 है, इसमें ऊष्मा दिया और ये आपका टूट गया, तो ऊष्मा देना पड़ा। तो जब किसी अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है तो उसको ऊष्मा शोषी बोलते हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी का उदाहरण हुआ, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई एक पदार्थ टूट के दो या दो से ज्यादा पदार्थ में टूट जाती है तो उसको वियोजन अभिक्रिया होती है। और ये 3 तरह का होती है। कितने तरह का? 3 तरह का होती है। एक तो सीधा उष्मा वियोजन, मतलब कि सीधा आपने उष्मा दिया तो उसकी वजह से टूट गया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने उष्मा दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में ये आपका टूट गया, तो उसका उष्मा देने की वजह से होता है, तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया एक ये हो गया। दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सूरज की रोशनी में रख दिया तो जब वो रोशनी आती है तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाती है, तो ये क्लोरीन गैस बन के निकल जाती है और वहाँ पे सिल्वर उस जो आपने थोड़ा सा कटोरी रखा हुआ है उसमें वो रह जाती है। तो उस तरह का अभिक्रिया, मतलब कि एक अभिक्रिया था जिसमें उष्मा दिए, मतलब किस तरह का, प्रकाश की वजह से जो उष्मा आया उसके वजह से ये आपके पास टूट गया, तो उस वाले अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और एक होता विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन जो होता है मतलब कि आपका कोई अभिक्रिया है, जैसे वाटर है, जल है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है, तो उसको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने जो चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया वाले जो चैप्टर है उसमें से हमने ये डिस्कस किए और इसी में से आपके पेपर में आएंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी बात समझ में आई होगी।